तो यार अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने एक्सटर्नल फैक्टर स्टार्ट करने थे फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के इंटरनली भी, मतलब इंटरनली विद इन स्टेट आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करने के लिए। कुछ मेकिंग में फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और कुछ फॉलो करते हैं आफ्टर फॉरेन पॉलिसी गेट इम्प्लीमेंटेड और इस तरह। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये है कि जब आप फॉरेन पॉलिसी यानी कि अपनी स्टेट कर देते हैं तो कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं, यानी कि अब हम लोग होली देख रहे हैं इन वर्ल्ड कि क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, आपको देखना पड़ता है कि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनका क्या इंटरेस्ट है और वो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी, मतलब हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी उसको कैसे सपोर्ट कर रही है। मतलब आपने इस तरह फ़ॉरेन पॉलिसी को आपको डेवलप करना पड़ता है कि जो आपके फ्रेंडली स्टेट्स हैं जिनके साथ आपने डील करनी है, जिनके साथ आपने ट्रेड करनी है, उनके इंटरेस्ट को भी वो सेव कर रही है, उनके इंटरेस्ट को भी वो सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर इसमें आ जाता है वो आपका है पावर स्ट्रक्चर। ठीक है, पावर स्ट्रक्चर ये मैं एंड पे डिस्कस करूँगी और अभी मैं आपको ब्रीफली बाकी जो फैक्टर्स हैं वो बता देती हूँ। सेकंड वन इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंटेम्प्रेरी लेटेस्ट यानी कि आजकल रिसेंटली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंट्री को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं। क्योंकि जब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं तो जो कंट्री है उसको ये देखना है कि वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब आपको ये देखने की, मतलब ये तो आपके साथ देखना ही होता है कि ये हमारे जो डोमेस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशन हैं या डोमेस्टिक इंटरेस्ट है उसको भी फॉलो कर रही हो, उसको भी पूरा कर रही हो और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग भी हो। क्योंकि जब आपने डील करना है डिफरेंट स्टेट्स के साथ तो वो आपने इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना है, आपने मतलब रेट्स वगैरह को फॉलो करना है, आपने एक्सचेंज रेट को देखना है, आपने ये देखना है कि कितने रिजर्व्स हों तो आप डील कर सकते हैं, किन किन स्टेट्स के साथ आप डील कर सकते हैं, कितना आप चीज़ मंगवा सकते हैं, कितनी बाहर भेज सकते हैं, मतलब ये चीज़ें आपकी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, फिर ट्रीटीज़ और कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपके हुए हैं उसके हिसाब से भी आपने फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करना होता है। ठीक है, क्योंकि जो कोई भी दूसरी कंट्री होगी ना वो इन फैक्टर्स को इग्नोर नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं करेगी कि वो अपने इंटरेस्ट को छोड़ दे और सिर्फ आपके इंटरेस्ट को देखे। तो आपको ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग, जो आपके उस कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही करना है। आप उस खास अमाउंट से ऊपर नहीं जा सकते। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक्सटर्नली आपकी फॉरेन पॉलिसी को इफ़ेक्ट कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं। आपके जो डिसीजंस हैं, आपकी जो मेकिंग है फॉरेन पॉलिसी की, वो उस पर रिलाई करती है। ठीक है, थर्ड आ जाता है रिएक्शन ऑफ अदर स्टेट्स। क्योंकि अब आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसने दूसरे स्टेट्स का रिएक्शन देना है। आपने फॉरेन पॉलिसी फ्लोट कर दी, आपकी उसमें आ गई, इंटरनेशनली आ गई, और आप फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप ये देखेंगे कि दूसरी स्टेट्स कैसे उस पर रिएक्ट कर रही हैं, रिस्पॉन्स कर रही हैं। ऐसा वही बात कि उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है तो ठीक है, अगर उनके नेशनल इंटरेस्ट को वो चीज़ सपोर्ट नहीं कर रही तो आप जो है उसको फिर आपको चेंजेस लेकर आनी पड़ेंगी, प्रोवाइडेड कि वो इंटरनेशनल लॉ, अगर इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है तो आप चेंजेस लेके आएंगे, उसकी फेवर में है तो फिर आप उनके साथ बार्गेन या निगोशिएशन वाली साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह मतलब हिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं जिसमें स्टेट्स, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होंगी तभी वो इस तरह के डिसीजंस करती थी कि दूसरी स्टेट्स को उनको फॉलो करना पड़ता था या उसको मानना पड़ता था क्योंकि वो उन पर डिपेंडेंट थी। तो इस तरह भी पॉसिबल है कि अगर आप बहुत रिसोर्सफुल कंट्री हैं और आप अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली जनरेट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर दूसरी स्टेट्स उसको फॉलो भी करती हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं। ठीक है, फिर एक इसमें आ जाता है अलाइंसेस। जब आप एक अलाइंस डेवलप करते हैं, मतलब 2 स्टेट्स या 3 स्टेट्स आपस में एक अलाइंस, म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर वो कोई काम कर रही होती हैं या उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई ऐसा ट्रीटी होता है जिसके ऊपर वो चल रही होती है और उनकी एक अलाइंस डेवलप होती है, वो भी जो है मतलब आपको एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस कर रही है, एक्सटर्नली इम्पैक्ट कर रही होती है आपकी फॉरेन पॉलिसी को। आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है या मतलब वो एलीज जो हैं या वो स्टेट्स जो हैं वो आपसे डिमांड करती हैं कि ये चीज़ आप अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर रखें और आपको वो चीज़ माननी पड़ती है, आपको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। ये तो वैसे तो मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, लेकिन क्योंकि आपका एक ऑलरेडी पहले से एक अलाइंस डेवलप होती है तो आप
आपको ये चीज़ जो है ना वो देखनी पड़ती है और इसको इस पर वर्किंग करनी पड़ती है, ठीक है। और आपको यूजुअली तो ये है कि आपको पहले से ही इस पे ध्यान होना चाहिए कि आपकी इनके साथ अलाइंस है, या जिस स्टेट के साथ आप डील कर रहे हैं उसकी आगे अलाइंसेस हैं, ट्रीटीज़ हैं, तो उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए आपको अपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंजेस लेकर आनी पड़ती हैं। फिर एक आ जाता है लास्ट वन इज़ वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। जब आपकी फॉरेन पॉलिसी फ्लॉट होती है तो ऑफ कोर्स वो अमेरिका को भी इफ़ेक्ट कर रही होगी, वो अरब कंट्रीज़ को भी इफ़ेक्ट कर रही होगी, वो ओवरऑल इंटरनेशनल जो आपकी डोमेन है, इंटरनेशनल रिलेशन है, सबके लिए है, ठीक है, वो एक स्टेटमेंट। तो उसमें आपने क्या करना है, क्योंकि वो वर्ल्ड यानी कि जो ओवरऑल पब्लिक ओपिनियन है वो अफेक्ट कर रहा होगा आपको उसके अंदर चेंजेस लेकर आनी पड़ेंगी। जिस तरह अमेरिका जब ट्रम्प का दौर था तो उन्होंने मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, एलिगेशंस और इस तरह की चीज़ लगाई थी, तो जो एक ओवरऑल पब्लिक थी उन्होंने वो इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट गए थे। सिमिलरली इज़ द केस विद कश्मीर, ठीक है। कश्मीर के ऊपर जो ब्रुटैलिटी और वो सारा कुछ हुआ उसके ऊपर पूरी दुनिया ने आवाज़ उठाई, लेकिन उस तरह उसका जो इन्फ्लुएंस था वो हमें शो नहीं किया गया, या वो हमारे पास वो चीज़ नहीं आई। हालांकि वो उनकी फॉरेन पॉलिसी के भी अगेंस्ट था, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो थी वो उसके अगेंस्ट जाती थी, लेकिन नो वन सपोर्ट्स अस। ऐसे इंस्टीट्यूशन लाइक यूनाइटेड नेशंस जो कि इंश्योर करवाते हैं पीस एंड सिक्योरिटी को, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। तो इधर ये चीज़ रिलाई करती है कि कुछ ऐसी स्टेट्स भी होती हैं जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन मैटर नहीं करता, मतलब लोग उसको बुरा समझते हैं लेकिन उसके अगेंस्ट कोई रिएक्शन नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन की वजह से चेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, ठीक है। अब देखें आप मतलब पब्लिक ओपिनियन में ये था कि ये गलत है, माइनॉरिटीज़ को भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और पाकिस्तान बहुत फ्रेंडली कंट्री है और इस तरह की जो सारी बातें थी उन चीज़ों को ख़त्म किया गया, उन चीज़ों को अवॉइड किया गया। फॉरेन पॉलिसी के अंदर सॉफ्टनेस लेकर आई गई। वो क्यों? क्योंकि वो पब्लिक ओपिनियन अच्छा नहीं जा रहा था, ठीक है। लोग इस ओपिनियन की वजह से ट्रेड नहीं करना चाह रहे थे उस कंट्री के साथ, उस स्टेट के साथ। तो इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि उनको अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंजेस लेकर आनी पड़ी, उनको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में लीनियंसी लेकर आनी पड़ी। तो ये सारा कुछ जो स्टेट्स हैं वो बहुत ध्यान से फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंट फॉरेन पॉलिसी मेक करती हैं, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बेयर करने पड़ते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी आपको चेंजेस लेकर आनी पड़ सकती हैं, और इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी आपको चेंजेस लेकर आनी पड़ती हैं। अब क्योंकि मैं कह रही थी कि मैंने पावर स्ट्रक्चर हम एंड पे करेंगे, तो ये जो पावर स्ट्रक्चर है इन फॉरेन पॉलिसी, ये क्या बता रहा होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वर्डिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि वो आप इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी आपको, तो डैट इज़ वाई मैंने यहाँ से एक इसका जस्ट कॉन्सेप्ट कैप्चर कर लिया है। पावर स्ट्रक्चर क्या है? ये एक नेट इफेक्ट है, क्योंकि आप विद इन स्टेट्स डील कर रहे हैं, आपके इंटरनेशनल रिलेशन हैं और हर जो इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल स्टेट है, उसकी कुछ पावर है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एक मतलब सुपर पावर्स के अंदर कंसीडर होते हैं। तो वो कहने के जो इसका नेट इफेक्ट होता है, constitute a power structure with the more powerful nations like super powers और the major powers, वो इसके अंदर अपना रोल प्ले करती हैं, या वो इसके अंदर एक अपना स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। और ये क्या करता है? ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने ये कहा एक पावर स्ट्रक्चर होते हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं किसी भी कंट्री की पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में। और इसमें ना 3 पॉसिबिलिटीज़ दी थी इन्होंने, जो कि आगे आती हैं या जो देखनी पड़ती हैं। एक तो इसमें ये था कि ऐसी पावर्स जो कि ग्रेट पावर्स हों, ठीक है, वो आपस में शेयर करती हों अपनी पावर्स, ठीक है, और जो उनका रिलेशन है वो बैलेंस जनरेट कर रहा हो। मतलब अगर अमेरिका और चाइना है तो वो एक मिलकर सुपर पावर बन रही हो और वो शेयर कर रही हो, मतलब अगर किसी के पास एक चीज़ ज़्यादा तो दूसरे का शेयर करके उसको बैलेंस पे ले आए, तो बैलेंस हो पावर सिस्टम का। एक तो उन्होंने ये कंडीशन बता दी। सेकंड उन्होंने कहा देयर मे बी ओनली 2 पावर्स विच डोमिनेट द वर्ल्ड, ठीक है, एंड द अदर स्टेट्स आर कंपेल्ड टू साइड विद वन और द अदर, ठीक है। 2 पावर्स हैं, एक यानी कि कुछ जो स्टेट्स हैं या कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो एक की तरफ हो जाएं, एक अमेरिका की तरफ हो जाएं, और कुछ जो हैं वो चाइना की तरफ हो जाएं।
ठीक है। फिर थर्डली इन्होंने कहा कि मोर देन टू स्टेट्स आर कंपेल्ड टू साइड, मोर देन टू स्टेट्स अटेन ग्रेट पावर स्टेटस, में दो स्टेट्स भी कहलाई जा सकती हैं कि दोनों ग्रेट पावर स्टेटस हैं। एंड द टू पावर्स एट द पोल्स, और जो दूसरे साइड पे वो जो चीज़ है वो क्या है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एलिगेशंस लगी हों और वो और उस सिस्टम के अंदर बाईपोलर के अकॉर्डिंग है। तो ये बच्चों मतलब बेसिकली थ्री कंडीशंस हैं या थ्री पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जिसकी बेस के ऊपर आप पावर स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। या तो वो पावर्स जो हैं उनके दरमियान में कोई रिलेशन हो और वो शेयर कर रही हों अपनी पावर को, वो हैं। या फिर वो ऐसी पावर्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही हों और कोई कुछ जो स्टेट्स हैं वो एक का साथ दे रही हों, मतलब फोर्सफुली कि आपको इन्हीं का साथ देना है और आपको इन्हीं, आप एशिया से बिलोंग करते हैं आप इनका साथ दें, आप अफ्रीका से बिलोंग करते हैं आप इनका साथ दें। ठीक है। और थर्डली में उन्होंने क्या कहा कि जो दो स्टेट्स हैं उनको फोर्स किया जाता है, सॉरी जो दो स्टेट्स हैं, मोर देन टू स्टेट्स, वो अटेन करती हैं ग्रेट पावर स्टेटस को, और द अदर टू पावर्स एट द पोल्स, यानी कि दूसरी साइड पे बैठे हुए हैं, आर लेस एबल टू कमांड स्ट्रिक्ट एलिजेंस ऑफ दोज इन द ऑर्बिट, द सिस्टम इज नोन एज लूज बाईपोलर। ठीक है, मतलब एक तरफ जो है वो मोर पावरफुल हैं और एक तरफ लेस पावरफुल बैठे हुए हैं और वो आपस में शेयर भी कर रहे हैं अपनी पावर्स को और आपस में एक्सचेंज भी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो नेचर होती है पावर स्ट्रक्चर की जो कि इस वर्ल्ड में चलती है, इसका इम्पैक्ट होता है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कंट्री की, और ये हाईलाइट करती हैं डिफरेंट कंडीशंस को। ठीक है, कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, किस तरह का कंडक्ट हम लोगों ने फॉरेन रिलेशंस में लेकर चलना है। ठीक है, क्या अरेंजमेंट्स होंगी और जो ग्रेट पावर्स हैं या सुपर पावर्स हैं वो किस तरह अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेंगी और वो किस तरह जो एक पूरे इरा का मेजर इशू है उसको रिजॉल्व करेंगी। तो इस तरह ये पावर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, थैंक यू। और ये मॉड्यूल आपका ख़त्म हो गया है।